आज जो हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम डिटर्मिनेंट्स है। ये अलजेब्रा का ही चैप्टर है जिसे मैट्रिक्स के बाद में पढ़ना है, ठीक है। ये जो डिटर्मिनेंट्स है मैट्रिक्स का ये दूसरा रूप है, क्योंकि मैट्रिक्स को ही थोड़ा बढ़ चढ़ के जब पढ़ा जाए तो उसे डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट्स, इसे हिंदी में सारणियन भी बोला जा सकता है और निर्धारक भी बोला जा सकता है, ठीक है। इसे हम हिंदी में सारणियन भी समझेंगे और निर्धारक भी समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब से आपको मैट्रिक्स पढ़ाया जा रहा है, मैट्रिक्स में जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, आप देख रहे हैं कि जितने टॉपिक का जो भी नाम है उसको जहाँ तक हम देखें इंग्लिश में ही पढ़ना फ़ायदेमंद लगता है, थोड़ा सा इजी फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जब हम हिंदी कर रहे हैं तो उसका हिंदी में थोड़ा सा नाम अटपटा हो जा रहा है, मैट्रिक्स बोलने में थोड़ा कम समय लग रहा है। अगर उसी को आव्यूह बोला जाए, या फिर आपने देखा आपको पढ़ाया गया इन्वर्स मैट्रिक्स यानी कि उल्टा आव्यूह, उसके बाद आपको स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह, इस तरीका का लगभग आपको 10-12 टाइप का मैट्रिक्स पढ़ाया गया है। ठीक उसी का ये दूसरा ये चैप्टर है, इसे हम दूसरा चैप्टर कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स है, जिसे हिंदी में सारणियन या निर्धारक कहा जाता है। इसे आप डिटर्मिनेंट से समझे वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि गणित है और कुछ वर्ड ऐसा होता है जो हिंदी में पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती है। अगर आप इंग्लिश में उसे पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। आज जो डिटर्मिनेंट्स है उसका हम टोटल बेसिक डिटेल जहाँ तक संभव हो पाएगा उसे कवर करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आपको 100% समझ में आएगा और आप अपना ध्यान बोर्ड पर बनाए रखेंगे, ताकि किसी भी टाइप का कोई भी जो पॉइंट्स है वो मिस ना हो पाए, ठीक है। चलिए, जब हम आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले आज जो डिटर्मिनेंट्स में हमें पॉइंट पढ़ना है, जो भी पॉइंट पढ़ना है उसमें सबसे पहला पॉइंट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। आज का आपका ये टॉपिक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह का सारणियन, ठीक है। चलिए, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है बिल्कुल बिंदुवार आपको समझाया जाएगा, ताकि आगे चल के आपको इस डिटर्मिनेंट का जो भी क्वेश्चन उसको बनाने में किसी भी तरीका का कोई भी कंफ्यूजन उत्पन्न ना हो। सबसे पहले आप ये जो टॉपिक देख रहे हैं, हमने टॉपिक उठाया डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे और इसमें जो मैट्रिक्स आएगा किस टाइप का होगा, स्क्वायर टाइप का होगा, यानी कि इसके अंडर में भी हमें वर्ग आव्यूह पढ़ना है। चलिए, थोड़ा सा वर्ग आव्यूह के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। आखिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, वर्ग आव्यूह होता क्या है? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर कहीं लिखा गया है 2 3 5 6, आप यहाँ देख रहे हैं आपका ये फर्स्ट रो हुआ, ये आपका सेकंड रो हुआ, और ये आपका फर्स्ट कॉलम हुआ, और ये आपका सेकंड कॉलम हुआ। आप यहाँ देख रहे हैं कि रो की संख्या भी 2 है और कॉलम की संख्या भी यहाँ पे 2 है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे, सपोज दैट कि हम इसमें कुछ एलिमेंटों को बढ़ा देते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट को बढ़ा रहे हैं, 4 3 7 6 5 हमने यहाँ पे कर दिया। जरा अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे अब ये जो रो है यानी कि पंक्ति है, इसकी संख्या 3 है, और ये जो कॉलम है यानी कि स्तंभ है, इसका भी संख्या कितना हो चुका है, 3 है। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का है, 3 into 3 ऑर्डर का है। जब ऑर्डर में रो और कॉलम की संख्या, जब ऑर्डर में रो और कॉलम की संख्या अगर आपस में बराबर हो जाए, क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। इस चैप्टर के अंडर में हमें टोटल स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही पढ़ना है। आपने देख लिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, ये आपको पहले से भी पढ़ाया गया था। चलिए, अब क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। आखिर ये डिटर्मिनेंट्स होता क्या है वो आप समझ जाइए। सिर्फ आपको इतना समझना है कि आपने जो भी मैट्रिक्स पढ़ा है, मैट्रिक्स में कुछ भी फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ठीक है।
लेकिन ये जो डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स का फिक्स वैल्यू होता है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या शर्तें आएंगी, तो डिटर्मिनेंट्स में हमेशा जो भी मैट्रिक्स हम लेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, इसमें जो भी वैल्यू होगा वो फिक्स वैल्यू होगा। जैसे मैट्रिक्स में कुछ भी दे देता था, कुछ भी मान हम ले लेते थे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू, यानी कि अगर एक आप संगत वर्ग आव्यूह लेते हैं जो ए के बराबर में हो, और ये एग्जांपल हम कुछ इस टाइप का ले लेते हैं, A11, A12, A13, A14, ये आगे जाएगा, ये आगे तक जा सकता है, कहाँ तक, तो A1n तक। n क्या होता है, n किसे दिखाता है, तो n नेचुरल नंबर को दिखाता है, प्राकृत संख्या को दिखाता है, यानी कि इसे अभी और आगे तक आप ले जा सकते हैं। इसके आगे आप A15, A16, A17, A18, ये सारा चीज आप इसके आगे लिख सकते हैं। जब नीचे आते हैं तो आप कैसे यहाँ दर्शा सकते हैं, आप यहाँ पर A21, A22 डॉट 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 कहाँ तक आप जा सकते हैं, A2n तक जा सकते हैं। इसके नीचे आप फिर से क्या है ना, एक कॉलम के रूप में आप लिख सकते हैं क्या, A31 आएगा, डॉट 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 यहाँ पे हम लिख देते हैं, और उसके नीचे एक और हम यहाँ ले लेते हैं। अब जो कॉलम की संख्या है, उस कॉलम की संख्या को अब हम n के रूप में दिखा देते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा A3n, ठीक है। अब कॉलम को n के रूप में दिखा देते हैं, यानी कि AN1, यहाँ पे AN2, यहाँ पे AN3, यहाँ पे AN4, यहाँ पे AN5, और यहाँ पे AN6 हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने ये जो एक एग्जाम्पल देखा है, ये एग्जाम्पल क्या है, तो ये एग्जाम्पल आपको यही बताता है कि अगर आप एक मैट्रिक्स लेते हैं तो ये आगे कहीं तक जा सकता है, हम इसको अभी और आगे तक भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, रो में और कॉलम में भी इसे और हम नीचे तक भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि हम इसे आगे ना बढ़ाएं या पीछे हम ना ले जाए। अगर इस टाइप से कोई मैट्रिक्स लिखा जाता है तो उसके बाद लिखेंगे देयर इज एसोसिएट्स या एसोसिएटेड एन एक्सप्रेशन कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। ठीक है, लिखा गया है कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आप कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें आप जितना रो लेंगे उतना ही आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉलम भी लेना पड़ेगा। जितना आप रो लेते हैं उतना ही आपको कॉलम लेना पड़ेगा। जब इस प्रकार से हम किसी मैट्रिक्स को दिखाते हैं, किसी मैट्रिक्स को हम व्यक्त करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे स्टार लगाकर लिखेंगे डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय, यानी कि हम डिटर्मिनेंट को सूचित कर सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, तो अगर कहीं पर लिखा जा रहा है DETA, क्या लिखा जा रहा है, DETA, इसका मतलब क्या हो जाता है, ये किसे दिखा रहा है, तो ये डिटर्मिनेंट को दिखा रहा है। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा गया है DETA, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डिटर्मिनेंट, और ये जो डिटर्मिनेंट है किस रूप का है, ए रूप का है। आप ऐसे दिखाइए और या तो फिर आप ऐसे भी इसे दिखा सकते हैं, और आपको दोनों तरफ लाइन खींचना है और बीच में ए को लिख देना है। ये जो आप देख रहे हैं इसका भी मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब हुआ डिटर्मिनेंट ए। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अगर कहीं लिखा हुआ है DETB, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिटर्मिनेंट है वो किस रूप का है, बी रूप का है। इसको हम किस टाइप से और दिखा सकते हैं, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना।
ये डिटर्मिनेंट को व्यक्त करने का ये तरीका है, इसे हम DETA लिख सकते हैं या हम फिर ए लिखकर और दोनों तरफ लाइन दे सकते हैं। इस दोनों का मतलब क्या होता है, तो इस दोनों का मतलब डिटर्मिनेंट से होता है, ठीक है। ये आपका शाब्दिक रूप में हो गया, और ये जो आप देख रहे हैं ये सिंबलाइजेशन हो गया, यानी कि संकेतन के रूप में व्यक्त किया जाना। ये पूर्ण रूप से संकेत के रूप में व्यक्त किया जा रहा है और ये शब्द के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। शब्द के रूप में कैसे व्यक्त किया जा रहा है, तो डिटर्मिनेंट का अगला 3 को यहाँ पे अल्फाबेट लिखकर और ए लिख दिया गया है। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। अगर आपको कहीं पर भी कुछ इस टाइप से लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि भैया हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं और जो डिटर्मिनेंट्स में मैट्रिक्स लिया गया है वो किस रूप का है? सी के रूप का है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका भी मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट किस रूप का है, तो सी रूप का है। चलिए अब डिटर्मिनेंट्स के लिए कुछ नॉर्मल शर्तें हैं कि डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स से कैसे भिन्न है, कैसे डिफरेंट है, क्या क्या डिफरेंट जो दोनों में है ये हमें देख लेना है। दोनों में अंतर क्या है, चलिए सबसे पहले इसे आप समझ लीजिए। देखिए डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में अंतर क्या है, लिखेंगे यहाँ पे ए मैट्रिक्स इज an arrangement of number and so it has no fixed value and so it has no fixed value, but each determinant has a fixed वैल्यू, ठीक है। कह रहा है कि आप जो मैट्रिक्स लेते हैं तो मैट्रिक्स में रहता क्या है, नंबरों का अरेंजमेंट रहता है। नंबर आप देखे हुए हैं, उस नंबर को आपने मैट्रिक्स में क्या पढ़ा है, तो उस नंबर को आपने मैट्रिक्स में इंट्रीज पढ़ा है, एलिमेंट्स पढ़ा है और हिंदी में अवयव पढ़ा है। जब भी कोई मैट्रिक्स लिखा जाता है, सपोज दैट यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिया 2 5 4 3, आप देख रहे हैं ये आपके सामने एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 2 into 2 ऑर्डर का है। ये जो इसमें नंबरों का ये जो अरेंजमेंट किया गया है, कह रहा है कि ये मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। एक जो अवयव है वो किसका अरेंजमेंट होता है, वो नंबरों का अरेंजमेंट होता है। एंड सो इट हैज नो फिक्स्ड वैल्यू, और उसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, उसका कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है। बट लेकिन डिटर्मिनेंट्स हैज ए फिक्स्ड वैल्यू, जो डिटर्मिनेंट्स होता है उसका जो वैल्यू आएगा वो फिक्स होगा। मैट्रिक्स का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, जबकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। अब आप सोचेंगे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फिक्स होता है और मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे फिक्स नहीं होता, आज तक तो पता ही नहीं चला। तो आप देख रहे हैं मैट्रिक्स विभिन्न प्रकार के हैं। मैट्रिक्स के जो टाइप्स आपको पढ़ाए गए हैं 10 टाइप्स पढ़ाए गए हैं। अगर आप कभी क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स के साथ यूनिट मैट्रिक्स का क्रिया करते हैं तो कुछ और आंसर आता है, जीरो मैट्रिक्स के साथ क्रिया करते हैं तो कुछ और आंसर आता है। आप देखते हैं वहाँ पे कि आंसर में अंतर जरूर आ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी आपको डिटर्मिनेंट्स में देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो भी आंसर आएगा वो फिक्स्ड वैल्यू का होगा। सबसे पहला शर्त ये है। दूसरा शर्त इसका कह रहा है कि ए डिटर्मिनेंट्स हैविंग ए डिटर्मिनेंट हैविंग n row n है तो रोज लिखिए, एंड n कॉलम, ये भी n है इसलिए s लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जब n लिखा जाता है तो n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, आगे कहीं तक जा सकता है, संख्या फिक्स नहीं है। रो की संख्या यहाँ पे फिक्स नहीं होती है,
स्तंभ का संख्या यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, पंक्ति की संख्या फिक्स नहीं होती है। यही कारण है कि यहाँ पे रो को रोज और कॉलम को कॉलम्स लिखा गया। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो रो का संख्या है n और कॉलम का संख्या है वो n दिखाया जा रहा है, ठीक है। हमने लिखा है ए डिटर्मिनेंट हैविंग n रो एंड n कॉलम इज नोन एज ए determinant of an order। अगर किसी डिटर्मिनेंट में n रो है, रो कितना है? n है, और कॉलम कितना है? n है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी n और ये भी n। इसका मतलब हुआ कि जितना रो है उतना ही कॉलम होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर रो 2 है तो कॉलम भी 2 होना चाहिए, रो 3 है तो कॉलम भी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो वो जो डिटर्मिनेंट है किस ऑर्डर का कहलाएगा? अगर यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, तो ये n ऑर्डर का कहलाएगा। सपोज दैट कि अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पर भी 2 होगा, तो ये जो डिटर्मिनेंट है किस ऑर्डर का कहलाएगा? ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट कहलाएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर अभी इसमें क्या नया चीज आप पढ़ा रहे हैं? ये सारी चीज तो हमने पढ़ा है। तो आप याद कीजिए, आपको मैट्रिक्स में ये पढ़ाया गया है, जब भी अगर आप ऑर्डर दिखाते हैं 2 5 7 6 दिखाते हैं तो आप इसका ऑर्डर कैसे शो करते हैं? इसका ऑर्डर आप शो करते हैं 2 into 2। जब भी आपसे पूछा जाता है कि बाबू ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं किस ऑर्डर का है, तो आप बोलते हैं कि सर ये जो मैट्रिक्स है 2 into 2 ऑर्डर का है। लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट्स में आ जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ बोलना होगा कि सर ये जो मैट्रिक्स है, सॉरी ये जो डिटर्मिनेंट्स है ये 2 ऑर्डर का है, ठीक है। बात समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? जबकि आप याद कीजिए आपने क्या पढ़ा है मैट्रिक्स में? आपने ये भी मैट्रिक्स में पढ़ा है, इस टाइप का भी मैट्रिक्स। इसे आप क्या लिखते थे? इसे आप लिखते थे कि ये 3 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये पढ़ते थे ना इसे। लेकिन इसमें ये जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, इसमें इस टाइप का कोई भी मैट्रिक्स आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी इसमें मैट्रिक्स आएगा, ये जो ऑर्डर है इसमें रो और कॉलम की संख्या है ये ऑलवेज इक्वल होगा। क्या होगा? ऑलवेज इक्वल होगा, हमेशा बराबर होगा। अगर बराबर नहीं है तो वहां पर क्या नहीं किया जा सकता है? डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अब तीसरा आप देख लीजिए, इसका शर्त क्या है। इसका जो तीसरा शर्त है, इसका तीसरा शर्त कुछ इस टाइप का है। द डिटर्मिनेंट ऑफ the determinant of non-square matrices are not defined। और जस्ट ये बात अभी कुछ देर पहले मैंने बोला है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कह रहा है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर कोई आव्यूह है और आव्यूह कैसा है? नॉन स्क्वायर है। नॉन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? कि वर्ग नहीं है। अगर जो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं और अगर मैट्रिक्स वर्ग के रूप का नहीं है, किसके रूप का नहीं है? वर्ग के रूप का नहीं है, तो इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है और इसे हम डिटर्मिनेंट भी नहीं बोलेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे डिटर्मिनेंट्स नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? तो जब हम इसे डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे तो इसे हम डिटर्मिनेंट्स क्यों जाए कहने? ये इसका 3 बेसिक शर्त है, आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? तो जो मैट्रिक्स होता है उसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, जबकि डिटर्मिनेंट्स का जो भी वैल्यू आएगा वो फिक्स्ड होगा। दूसरा में डिटर्मिनेंट्स हम जब भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये जो रो है और कॉलम है इसका जो भी संख्या आएगा ये हमेशा इक्वल होगा। और जितना इसका संख्या आ जाए, सपोज दैट कि यहाँ पे संख्या 3 आया, तो हम यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट्स होगा उसे हम किस ऑर्डर का कहेंगे? तो 3 ऑर्डर का कहेंगे। अगर 2 आया तो 2 ऑर्डर का कहेंगे, n आया तो n ऑर्डर का कहेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर कोई मैट्रिसेस, अगर कोई आव्यूह हम ले रहे हैं और वो नॉन स्क्वायर है, कैसा है? नॉन स्क्वायर है, यानी कि वर्ग के रूप का नहीं है, तो वहां पे उस डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए, चलते आगे। अब आगे देखिए,
अब डिटर्मिनेंट का सिंबल हमेशा याद रखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे सूचित किया जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं। अब जरा आप देखिए, अगर आपको कहा गया कि एक डिटर्मिनेंट है, उसका ऑर्डर 1 है, उसका ऑर्डर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस डिटर्मिनेंट्स में कितने कितने अवयव होंगे, कितने एंट्रीज उसमें आ जाएगी। अगर कोई डिटर्मिनेंट एक ऑर्डर का है, एक ऑर्डर का है, तो उसमें कितने एंट्रीज होंगे, 1 होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्डर 1 कह रहा है तो ऑर्डर 1 का मतलब हुआ कि उसमें उसमें रो भी 1 होना चाहिए और कॉलम भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको दिखाने के लिए हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मान लिखना होगा, सिर्फ इसमें एक मान लिखना होगा, कोई एक एंट्री जिसमें डालना होगा, तब तो इसमें रो भी एक है और कॉलम भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है। अगर कहा जा रहा है कि अगर एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कितने एंट्रीज आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। क्यों? अगर ऑर्डर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि रो का संख्या भी 2 है और कॉलम का संख्या कितना है, 2 है। जब हम इसे व्यक्त करेंगे तो कैसे दिखाएंगे, A11, A12, A21 और A22, ऐसे ही दिखाएंगे ना। अब जरा आप देखिए इसमें कितने एंट्रीज है, 1 2 3 4। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना, सिंपल सी बात है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर किसी सरणियन का ऑर्डर 2 है तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होंगी। जो भी संख्या दे सरणियन में, यानी कि डिटर्मिनेंट में, निर्धारक में, तो जो भी ऑर्डर देगा आपको उसका स्क्वायर कर देना है और वही क्या निकल जाएगा, आपके एंट्रीज की संख्या निकल जाएंगी। जैसे देखिए, सपोज दैट कि 1 दे रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्डर 1 है, तो 1 का आप स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 आया, यही आपका आंसर है। अगर 2 दे रहा है ऑर्डर, तो आप 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4। देखिए इसमें 4 गो एंट्रीज है। अगर कह रहा है कि ऑर्डर 3 है, तो ऑर्डर 3 का मतलब क्या हुआ कि रो भी 3 और कॉलम भी 3। जब रो और 3 सॉरी जब हम 3 गो रो और 3 गो कॉलम बनाते हैं तो यहाँ पर कितने अवयव हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। सीधे हम क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आंसर आता है, 9 आता है। समझने में कोई तकलीफ है क्या? बढ़ाया जाए आगे। ये कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब मेन टॉपिक आपका आया डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने का। देखिए बाबू इधर ध्यान दीजिए, इसके ऊपर जो भी चीज़ था वो आपका बेसिक डिटेल था, बेसिक आपका नॉलेज था वो। अब कैसे हम डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालेंगे, सबसे मेन चीज़ ये है। चलिए आइए हम यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है। आप ये देख रहे हैं, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि 2 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट्स है तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है। 2 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट्स दे रहा है तो उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, यहाँ समझ लीजिए। आप मान लीजिए कि अगर एगो डिटर्मिनेंट्स है, लिखेंगे लेट ए इक्वल टू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कितने अवयव होंगे, 4 अवयव होंगे। 4 अवयव को हम कैसे मानेंगे, A11, A12, A21, A22 मान लिया जाएगा। ये आपका एक मैट्रिक्स है, सेम हमने मैट्रिक्स के रूप में इसे लिया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसका वैल्यू निकालना है। इसका आप आंसर निकालिए, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट्स को आप कैसे दिखाते हैं, या तो आप लिख दीजिए DETA, ये लिख सकते हैं, या तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे और दोनों तरफ से घेर देना है। ठीक है।
समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। इक्वल में इस दोनों में से कोई एक ही लिखना है, दोनों को मत लिख दीजिएगा, दोनों को नहीं लिखना है, आगे बढ़ाएंगे। इसको हम नोट करेंगे A11 A12 और उसके बाद A21 और A22 लिखा हुआ है। इसका वैल्यू क्या आता है, कैसे इसका वैल्यू निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यानी कि A11 में मल्टीप्लाई करना है किस चीज से, A22 से। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। और माइनस कर देना है कहाँ से, तो यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, यानी कि यहाँ पे माइनस करना है A21 इंटू में A12। समझने में कोई दिक्कत, यानी कि इसका वैल्यू निकल जाएगा। ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट का ये व्यापक रूप है कि कैसे उसका आंसर निकाला जाता है। चलिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, ठीक है। अगर आपको कह रहा है कि बाबू एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट यानी कि सरल करे मान निकाले, इवेल्युएट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, क्वेश्चन यहाँ पे 6 -3 7 -2 कह रहा है कि इसको इवेल्युएट कीजिए, इसका मान निकालिए, डिटर्मिनेंट से इसका निकालना है। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल है, इसी वे में हमें चलना है। हम लिखेंगे लेट A इक्वल टू, कौन सा मैट्रिक्स दिया गया है, 2 ऑर्डर का है। अगर डिटर्मिनेंट्स में जाएंगे तो कहेंगे 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है, और अगर मैट्रिक्स में जाएंगे तो कहेंगे 2 इंटू 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। वैल्यू क्या है, 6 -3 7 -2, ठीक है। इसको हल करना है, यहाँ देखिए कितना हल्का है इसको हल करना। डिटर्मिनेंट्स इसका निकालना है तो हम डिटर्मिनेंट्स का सिंबल का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, तो 6 -3 7 -2। आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये A11 का है, A12 का है, A21 का है और ये 22 का है। वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर A11 में मल्टीप्लाई करना होता है A22 से, और यहाँ से आपको माइनस करना है A21 इंटू में A12 को। समझने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना। अब जरा आप देखिए, आपको ये लिखना नहीं है, मैंने बस इसे आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। A11 ये वाला एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 6, बीच में N2 है तो गुणा, A22 क्या है, -2 है, -2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, A21 कौन सा होता है, ये वाला वैल्यू होता है। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है 7, ठीक है। और उसके बाद N2 A12 का मान क्या है, -3 है। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 6 का टेबल अगर आप 2 टाइम लेते हैं तो 12 आएगा, माइनस का सिंबल लग जाएगा, लग जाएगा। इधर चलेंगे तो माइनस माइनस क्या चीज हो जाएगा, प्लस, और 7 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 21 आ जाएगा। अब आप इसको माइनस कीजिए, अगर हम 21 में से 12 को घटाते तो क्या आएगा, 9 हो जाएगा इसका आंसर। समझने में कोई तकलीफ है क्या, कहीं कुछ कंफ्यूजन है। आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देते हैं, एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए, अभी एक क्वेश्चन करके दिखाइए। 8 7 6 4, इसको इवेल्युएट करना है, इसका मान निकालना है, क्या आ रहा है, माइनस में 7 है, नहीं माइनस में नहीं है, प्लस में 7 है, -10 आएगा। 8 चौका 32 और माइनस 6 सते 42, 32 में से 42 जाएगा, -10। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। ये आपको शर्त लिखवा दिया गया ताकि आपको कहीं कुछ कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए अगर 2 ऑर्डर का कोई भी डिटर्मिनेंट्स है, अगर उसका वैल्यू निकालना है, कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा क्या, नहीं होगा। चलिए आप 2-3 क्वेश्चन लिख लीजिए जिसको आप घर से सॉल्व करके लाएंगे, फटाक से अपने कॉपी में नोट कीजिए।
ये 4 क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। बढ़ाया गया, नोट हो गया। चलिए अब अगला जो पॉइंट है, डिटर्मिनेंट में x का वैल्यू या y का वैल्यू, कोई भी अगर अल्फाबेट्स दे रहा है, अगर उसका वैल्यू निकालना हो तो हम किस टाइप से निकालेंगे उसको देखते हैं। आपने अभी जो क्वेश्चन देखा है, आप यहाँ पे इवेल्युएट करना यानी कि उसका हल निकालना आपने देखा है। आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट कि अगर कोई कोई क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि इफ 3x 7 minus 2 4 equal to at 7 6 4, find the value of x, find the value of x। यदि एक यहाँ पे आप मैट्रिक्स देख रहे हैं और एक यहाँ पे मैट्रिक्स देख रहे हैं, अगर हम मैट्रिक्स का बात करेंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर का है, लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट्स में जाएंगे तो किस ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है, 2 ऑर्डर का है। इसका भी ऑर्डर 2 होगा और इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। इससे पहला जो क्वेश्चन आपने देखा है उसमें डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना आपको बताया गया है कि कैसे आप सरल कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, क्या करना है, इससे इसमें गुणा करना है और उसमें से घटा देना है इसमें से इसको गुणा करके, यही करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो x है, इस x के जगह पे क्या आएगा, इसका वैल्यू आपको निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट में अगर आपको वैल्यू निकालने को कह रहा है तो देखिए फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे वी हैव, यानी कि हमारे पास है क्या है, 3x 7 minus 2 4 at 7 6 4। यहाँ पे हम एक सिंबल का यूज करेंगे जिसे क्या कहा जाता है, इस सिंबल को क्या कहा जाता है, इंटरचेंज कहा जाता है। ठीक है, अगर सिर्फ एक तरफ तीर का निशान है तो चेंज और दोनों तरफ है तो इंटरचेंज कहा जाता है। ठीक है, इस सिंबल का यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। डिटर्मिनेंट्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3x इंटू में 4 और माइनस में यहाँ से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, -2 × 7, यही है ना। इक्वल मैट्रिक्स है तो इक्वल देंगे, यहाँ से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8 × 4 माइनस यहाँ से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 6 × 7। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। जब 3 का टेबल 4 टाइम आएगा तब हमें क्या मिलेगा, 12x माइनस माइनस प्लस और 7 दूनी 14 आ जाएगा के बराबर में 8 चौके 32 और माइनस 6 सत्ते 42। आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए, यहाँ जो आपको वैल्यू मिलेगा यहाँ पे 12x + 14 के बराबर में, अगर 32 में से 42 जा रहा है क्या आ जाएगा, -10 आएगा। यहाँ पे आया, इसको हम उधर भेज दें। जब हम इसको उधर भेजेंगे बाबू तब जरा आप देखिए, 12x के बराबर में -10, ये +14 इधर आया तो -14। आगे बढ़ाएंगे, अब आप देखिए 12x के बराबर में -10 और -14 -24 आएगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा रहे हैं, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब आप देखिए यहाँ पे, अब हमें निकालना किसका वैल्यू है, x का वैल्यू निकालना है। तो x के बराबर में क्या आ जाएगा, -24/12। 12 से 24 में भाग दिया, 2 टाइम में कट गया, यानी कि आपका जो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना था वो क्या आया, ये आपका x का वैल्यू आ गया -2। यही हो जाएगा आपका आंसर। समझने में कोई तकलीफ है क्या, x का वैल्यू निकालना कहीं से डिफिकल्ट लग रहा है क्या, बन सकता है,
बन जाएगा। चलिए अब अगला एक जो इस चैप्टर के लिए पॉइंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसे हम माइनर कहेंगे। इसमें आपको दो गो पॉइंट पढ़ना है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, अब आप पहले ये समझ लीजिए कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। ये जो माइनर और कोफैक्टर अगर निकालना है, माइनर और कोफैक्टर निकालना है, तो इसके लिए हमेशा जो भी मैट्रिक्स हमें दिया जाएगा 3 × 3 ऑर्डर का, या डिटर्मिनेंट जो भी दिया जाएगा 3 ऑर्डर का दिया जाएगा। इतना आप निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, इतना आपको निश्चिंत रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, अभी जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं किस डिटर्मिनेंट के लिए पढ़ने जा रहे हैं, तो 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जब 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को हल करना हो तो उसको हल करने से पहले आपको माइनर और कोफैक्टर का जानकारी होना चाहिए। अगर आपके पास माइनर और कोफैक्टर का जानकारी नहीं है तो फिर आपसे 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे आपको माइनर को सॉल्व, माइनर क्या होता है वो देख लीजिए। हम लिखेंगे माइनर को हम ले लेते हैं ए आई जे के रूप में, ए आई जे के रूप में। इससे तो आप परिचित है ना इससे। इसमें ये जो ए आई जे है, ए आई जे में ये ए किसे डिनोट करता है, मैट्रिक्स ए को डिनोट करता है। आई किसे डिनोट करता है, तो रो की संख्या को, और जे किसे डिनोट करता है, कॉलम की संख्या को। इससे आप वाकिफ है। आगे बढ़ते हैं, एन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, चलिए आगे हम लिखते हैं, लिखेंगे द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, the minor of an element aij, in determinant a is defined as the value of the value of the determinant of order 3 or more, order determinant obtained by the deleting the ith row and jth column of determinant A, and it is denoted by Mij। चलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे माइनर,
माइनर जो हम पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए के लिए पढ़ रहे हैं। ये जो ए है यहाँ पे बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आपको इतना पता है कि जब भी कोई मैट्रिक्स लिया जाता है तो मैट्रिक्स किस रूप का लिया जाता है, तो मैट्रिक्स को जब भी हम डिनोट करते हैं तो कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करते हैं, तो कैपिटल लेटर के रूप का यहाँ पे मैट्रिक्स लिया जाता है, ये आपको पता है। अब अंदर मैट्रिक्स के एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है, कोई अल्फाबेट हो सकता है, कोई संख्या हो सकता है। हमने यहाँ लिखा है द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, ये जो माइनर होता है वो क्या है, एलिमेंट है ए आई जे इन determinant A is defined as the value of the determinants obtained by the deleting the ith row and jth column of determinant A and it is denoted by Mij। ये जो माइनर है, माइनर क्या है, माइनर कैसे प्राप्त किया जाता है, तो जब हम ith रो और jth कॉलम को, जब हम अगर कोई मैट्रिक्स दे रहा है, कोई डिटर्मिनेंट दे रहा है किस ऑर्डर का, तो 3 और उससे ऊपर के ऑर्डर का, किस ऑर्डर का, तो 3 ऑर्डर का या उससे ऊपर के ऑर्डर का अगर कोई डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है, वहां से हम क्या करते हैं, अगर हम ith रो और jth कॉलम, अब आपके माइंड में आएगा कि ये ith रो और jth कॉलम क्या होता है, ये ith रो और jth कॉलम क्या होता है, तो सिंपल सी बात ये है कि i के जगह पर कोई नंबर होता है। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ दूसरा कॉलम, ठीक है। जेथ में ये जे भी कोई नंबर होता है, अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा कॉलम। जो रो दे रहा है उस रो को और जो कॉलम दे रहा है उस कॉलम को अगर हम क्या कर देते हैं, डिलीटिंग, यानी कि डिलीट कर देते हैं, और उसके बाद जो बच जाता है उसी को क्या कहा जाता है, माइनर कहा जाता है, ठीक है। इस माइनर को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो इस माइनर को हम MIJ से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, MIJ से। अब अभी तक समझ में नहीं आया कि आप क्या बकबका रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आया अभी तक, फिलहाल यही कंडीशन है, मुझे पता है। अब चलिए, गणित है, इतिहास, नागरिक, भूगोल तो है नहीं कि रट के हम समझ लेंगे, एग्जाम्पल दिया जाएगा पटाख से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। कौन सा हम यहाँ पे एग्जाम्पल उठाएंगे, तो अगर मान लीजिए, अगर कहा जा रहा है आपको कि एक आपके पास डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का होना चाहिए इसके लिए, 3 या उससे ऊपर के ऑर्डर का, 3 या उससे ऊपर के ऑर्डर का। वैसे 3 का ही रहेगा, 3 माइनर जो निकलता है तीसरे ऑर्डर पे ही निकलता है। ये जो आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है ना, समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना। अब आपको बोला, आप जरा यहाँ देखिए, ये जो माइनर है, माइनर को कैसे हम डिनोट करेंगे, MIJ से डिनोट करेंगे ना। अब आपको अगर इस क्वेश्चन में बोल दिया कि बाबू आप इसका माइनर निकालिए, माइनर कौन सा निकालना है, तो आपको निकालना है माइनर 2 3 का। आप यहाँ पे M23 का मान निकालिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब एक कहावत है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यहाँ पे वही चीज है। आप यहाँ से ध्यान अगर भटकाइएगा आप समझ में नहीं आएगा। इससे पहले जो भी चीज था वैसे ही एक भाषण आपको समझाया गया है, मेन चीज अभी है। ये एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। आप देख रहे हैं कैसे 3 ऑर्डर का है, तो इसमें रो का संख्या भी 3 और कॉलम का संख्या भी 3 है ना। यहाँ से कह रहा है कि बाबू आप माइनर इसका निकालिए। माइनर कौन सा निकालना है, तो 2 3 का निकालना है। 2 3 का मतलब क्या हुआ, अब जरा आप देखिए माइनर में क्या कह रहा है, तो माइनर में कह रहा है कि जो I और J देगा उसको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। और IJ का क्या, यानी कि पूरा I रो को और J कॉलम को पूरा को डिलीट ही कर देना है, और उसके अलावा जो बचा उसका अगर आप क्रिया करते हैं और जो मान आपको मिलता है वही आपका माइनर हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। ये किसका रूप है, जरा ये आप देखिए, तो ये MIJ का रूप है ना। इसमें I के जगह पर क्या है, 2 है, और J के जगह पे क्या है, 3 है। यानी कि कुल मिलाकर कहानी यही बना कि इस डिटर्मिनेंट्स में से आपको किसे डिलीट करना है, दूसरे रो और तीसरे कॉलम को डिलीट कर देना है। दूसरे रो और तीसरे कॉलम को डिलीट करते हैं। दूसरा रो आपका ये हुआ और तीसरा
और तीसरा कॉलम आपका ये हुआ। अब आपके पास क्या बचा, आगे जब आप बढ़ाते हैं इसे तब आपके पास क्या बचा, देखिए जो एलिमेंट बचा 2 6 माइनस 1 2 बच गया। इसका वैल्यू, इसको इवेल्युएट करना आप जान रहे हैं, कैसे इवेल्युएट इसे किया जाता है, यहाँ से यहाँ पे करना है गुना, करना है ना, कैसे 2 गुणे 2 और माइनस में यहाँ से यहाँ पर करना है गुना, तो -1 और गुणा 6। जब आगे हम बढ़ाएंगे तो 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 1 छक्का 6 6 4 10 इसका आंसर आ गया। यानी कि ये जो M23 दिया है इसका वैल्यू क्या आएगा, 10 आ जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या? अगर मान लीजिए अगर आपको कहा गया, आपको क्या कहा गया, आपको कहा गया इसी क्वेश्चन में कि चलिए बाबू अब आप थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बदलिए और जो आपको माइनर निकालना है, कौन सा माइनर यहाँ पे निकालना है जरा आप देख लीजिए। अगर कह रहा है कि यहाँ से आप वैल्यू निकालिए किसका, M13 का, M13 का, इसका मतलब क्या हुआ, M13 का मतलब क्या हुआ, M13 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आप गायब कर दीजिए। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया। अब हमारे पास जो एलिमेंट बचा, क्या बचा, 7 6 -1 और 2 बचा। इसको इवेल्युएट कर दीजिए, कैसे इवेल्युएट होगा, यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 × 2 और माइनस में यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई, यानी कि -1 × 6। आगे बढ़ाएंगे तो 7 का टेबल 2 टाइम 14 माइनस माइनस प्लस 6 का टेबल 1 टाइम 6। यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 20। समझने में कोई दिक्कत, बन सकता है, बनेगा या नहीं बनेगा? चलिए आप एक एग्जाम्पल लिखिए और टोटल का आप माइनर निकाल कर लाएंगे। कोफैक्टर आपको कल पढ़ाया जाएगा, इसलिए क्योंकि जब तक अगर आपको माइनर निकालने नहीं आता है कोफैक्टर आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ही ले लेते हैं। किस ऑर्डर का लेना होगा, 3 ऑर्डर का, 6 5 4 2 -3 4 3 -1 7। ठीक है, यहां से आपको माइनर ज्ञात करना है, M23 लिख देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ M23 M31 M32 M13 M12 और M21 का 2 4 6। आपको 6 वैल्यू यहां से निकाल कर लाना है, किसका, माइनर का। समझने में कहीं, माइनर समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या, क्लियर है? आप इस सारे वैल्यू को निकाल कर लाएंगे। अगला क्लास जो आपका होगा, अगला क्लास आपका कोफैक्टर का होगा। अगर आप माइनर ढंग से निकाल पा रहे हैं तो फिर कोफैक्टर आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए और आप इसको बना लेंगे ताकि अगर आपको कहीं पर कुछ दिक्कत हो रहा है तो उस दिक्कत को दूर किया जाए, क्योंकि आप 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसका जो वैल्यू है आप तब निकल पाइएगा जब आपको माइनर और कोफैक्टर अच्छे तरीके से आ रहा हो।